Okay, next, methods for initial basic feasible solution. What are the various methods to find the initial basic feasible solution to a transportation problem? Okay, we have given a transportation problem and we have to find out the initial basic feasible solution. There are different methods. So first method is northwest corner rule. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम NWC मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, NWC रूल भी बोलते हैं और स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बोलते हैं और NWCR मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है कि हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट्स सोल्व दिस, मीन्स वी विल फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप procedure using this northwest rule. So let's take an example so you will be easily understood the method of northwest corner. ठीक है, so सबसे पहले हम लेते हैं find the initial basic feasible solution of the given transportation problem. हमारे पास कुछ warehouses हैं, जहाँ पर हमारे पास ये सामान पड़ा है W1, W2, W3, W4, ठीक है, और ये इधर हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ हमारे पास वो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, F1, F2, F3 वो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास फैक्ट्री की कैपेसिटी है, ये फैक्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे आप फैक्ट्री की कैपेसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे ये वेयर हाउसेज हैं, तो यहाँ पे वो वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास है 19, ठीक है, जो फिगर हमारे पास दी हुई है यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 40, तो वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5। W1 वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है 5, ठीक है। W2 यहाँ पे फिगर है 38 और इस W2 वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है 8, ठीक है। सिमिलरली W3 50, 40, 70 और वेयर हाउस की W3 की रिक्वायरमेंट है 7। सिमिलरली W4 में है हमारे पास 10, 60 और यहाँ पर है 20 और इस W4 की रिक्वायरमेंट है 14, ठीक है। और फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 7, 9, 18 और यहाँ पे कितनी है? 34, ठीक है। ये है मेरे पास टेबल जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम देखें, सो इसके लिए हम एक 3x3 की, मीन्स 3 आपके पास रोज हो गई और 4 आपके पास कॉलम्स हो गए। देख लो आप, 3 रोज हैं, 4, आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। 4 वेयर हाउसेज हैं, W1, W2, W3, W4, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये फैक्ट्री है जहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है सामान और ये उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है, कितना अब किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस में कितना देना है ताकि हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट मिनिमम हो। तो इसके लिए मुझे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स देखो कितने बाय कितने की बनी, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, सो 3x4 की बनी। तो इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट दी एम्प्टी 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है। तो जितने रिक्वायरमेंट है और जितनी अवेलेबिलिटी है उस बेस पे हम इसे, तो हम एक 3x4 मैट्रिक्स F1, F2, F3 और ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो गई, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है? W1, W2, W3, W4 और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अब रिक्वायरमेंट हमें पता है, वो आप लिख लो, 5, 8, 7 और 14। अवेलेबिलिटी भी पता है, 7, 9, 18, ठीक है। यहाँ हमने अब ये एलोकेशन करनी है कि किस वेयर हाउस से किस फैक्ट्री को कितना हमें देना है कि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, ये एलोकेशन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेल्स की एलोकेशन है। सो according to northwest corner rule, insert a set of allocations
in the cells in such a way that the total in each row and each column is same as shown against their respective columns. ठीक है, कि जितना हमारे पास, मान लो इधर हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो यहाँ का टोटल 7 ही होना चाहिए, यहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट 5 है तो टोटल 5 ही होना चाहिए, इसका 5 होना चाहिए, इसका 8 होना चाहिए, इसका 7, इसका 14, और इधर हमारा 7, 9 और 18. ठीक है, ये हमने पहले ही कहा था, समेशन ए आई शुड बी इक्वल टू समेशन बी जे. ठीक है, अब आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरू करना है हमेशा. ठीक है, स्टार्ट विद द सेल 1 1, इस 1 1 सेल को, क्योंकि यही हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है जिसे हम अपर लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं, जिसे हम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर भी बोलते हैं. तो एलोकेट करो सबसे पहले एज मच एज पॉसिबल इन द सेल 1 1. इस 1 1 सेल में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एलोकेट करो. ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए इसका कॉलम, मतलब 1 1 का मतलब कॉलम ये बनता है और इसकी रो ये बनती है. अवेलेबिलिटी यहाँ कितनी पड़ी है, इस रो में 7 पड़ी है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 5 की. ठीक है, तो हम x11 को 5 दे देते हैं, x11 को 5 दे देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट 5 की है और अवेलेबिलिटी 7 की है. समझ में आ गई, 1 1 सेल का ये फर्स्ट कॉलम और ये इसको ही कंसीडर करेंगे ना, मतलब इस रो को और इस कॉलम को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो मैक्सिमम विच कैन बी एलोकेटेड टू दिस सेल एज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कॉलम इज 5. ठीक है, सो दिस एलोकेशन x11 इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि दिस लीव्स द सरप्लस अमाउंट ऑफ 2 यूनिट्स फॉर रो 1. यानी कि इस फैक्ट्री में जब 5 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो फैक्ट्री 1 में 7 पड़े थे, तो देखा जाए तो यहाँ पे कितने बच गए, अब 2 बच गए, क्योंकि 5 तो आपने यहाँ दे दिया, 5 तो आपने यहाँ दे दिया ना. ठीक है, तो अब आपने मूव करना है इधर. अगर इधर पूरा हो जाता तो हम इधर मूव नहीं करते, नीचे मूव करते. ठीक है, फिर हम इस तरफ मूव नहीं करते, फिर हम नीचे मूव करते. अभी हम किस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अभी 2 पड़े हैं तो हम इस तरफ मूव करेंगे. ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करके नेक्स्ट सेल क्या बनता है 1 2. अब 1 2 में रिक्वायरमेंट है 8 की, अवेलेबिलिटी है 2 की. ठीक है, तो हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दे देंगे, तो ये 2 दे दोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास अब x12 में आपने 2 दे दिया. अगर 2 दे दिया ये तो फिनिश हो गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो यहाँ पे 6 की रिक्वायरमेंट अभी बच गई, 6 की रिक्वायरमेंट बच गई. ठीक है, हमने एलोकेट किया x12 इज इक्वल टू 2. नाउ एलोकेशन फॉर द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर कंप्लीट. फर्स्ट रो की भी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉलम की भी कंप्लीट हो गई, बट देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ 6 यूनिट्स इन द कॉलम 2. तो अब हम यहाँ पे थे, हम अभी हम एट प्रेजेंट यहाँ हैं और अभी 6 की डेफिशिएंसी है, इधर पूरा है, इधर तो हम नीचे की तरफ मूव करेंगे. बस ऐसे चलते जाना है, हम नीचे की तरफ मूव करेंगे. अब नीचे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास सेल ये कौन सा बनता है 2 2. ये सेल कौन सा है, सेकंड रो का सेकंड सेल है ना. तो ये सेल मेरा कौन सा बना x22. अब 2 2 में इस कॉलम में रिक्वायरमेंट है 6 की और इसी रो में अवेलेबिलिटी कितनी है 9 की, तो 6 में यहाँ पूरा दे देती हूँ और 6 यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे इस कॉलम में, तो x22 में मैंने 6 दे दिए. ठीक है, x22 में 6 दे दिए तो ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया. और लेकिन इस रो में अभी जो है वो 2 की मतलब 3 की अवेलेबिलिटी अभी भी है. ठीक है, इसमें अब इसका मतलब यहाँ है तो अब आप यहाँ हो. ठीक है, ये पूरा हो गया, ये नीचे नहीं आ सकते क्योंकि पूरा हो गया, तो इधर मूव करेंगे, इधर क्योंकि अभी 3 की अवेलेबिलिटी है. इधर मूव करोगे तो कौन सा सेल बना, फिर x22 के बाद कौन सा सेल बना x23. तो x23 में अब हमने 3 दे दिए क्योंकि 3 की ही अवेलेबिलिटी है. अब 3 यहाँ दे दिए, पर रिक्वायरमेंट इस कॉलम में 7 की थी तो 4 की रिक्वायरमेंट बच गई. ठीक है, 3 यहाँ दे दिए. x2 जितना पॉसिबल है उतना देना है, 3 पॉसिबल 3 थे
3 हमने दे दिए, यहाँ पे 3 गए, यहाँ पे 4 की अवेलेबिलिटी रह गई, मीन्स 4 की रिक्वायरमेंट रह गई। अब 4 की रिक्वायरमेंट रह गई तो हम नीचे मूव करेंगे। अब नीचे मूव करेंगे तो कौन सा कॉलम बनता है आपके पास, नीचे मूव करने पर कौन सा कॉलम बनता है ये आपके पास, थर्ड रो का थर्ड मीन्स x33 क्या बनेगा आपके पास, ये जो कॉलम बचेगा यहाँ पे कितना बच गया x33, तो आप x33 में देखो, x33 में अब रिक्वायरमेंट 4 की बची लेकिन अवेलेबिलिटी कितने की पड़ी है, 18 की है, तो 4 की रिक्वायरमेंट दे दो, 4 की रिक्वायरमेंट दे दी, ये भी पूरा हो गया, थर्ड कॉलम भी पूरा हो गया। अब उस तरफ जाएंगे तो 14 की ही कॉलम 4 में रिक्वायरमेंट है और 14 ही यहाँ अवेलेबिलिटी पड़ी है, तो हम x34 में 14 दे देंगे। समझ में आ गया। स्टार्ट विद द सेल 1 जिस 1 में जितना पॉसिबल है, नीचे रिक्वायरमेंट देखो, उधर अवेलेबिलिटी देखो, जितना दे सकते हो। उसके बाद अगर उसकी पूरी नीचे पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने इधर मूव करना है। अगर इधर भी पड़ा है इधर भी पड़ा है तो आप कहाँ मूव करोगे, सीधा मूव करोगे, ठीक है, सीधा मूव करोगे। फिर आप देखोगे उधर पूरी हो गई तो नीचे मूव करोगे, नीचे पूरी हो गई तो राइट साइड मूव करोगे। इस तरह से आपने नॉर्थ से स्टार्ट करके मूव करते जाना है, जितना पॉसिबल मूवमेंट आपका होगा, ठीक है। अब आप देखो कितने सेल्स भर गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल आपके पास रोज कितनी थी, यहाँ पे m रोज थी, n कॉलम्स थे, ठीक है। तो मैंने इसके असम्पशन में आपको यही बताया था ना, m रोज n कॉलम्स -1, इतने सेल होने चाहिए तभी हैं। तो आपके पास m कितनी है, 3 रोज हैं प्लस 4 कॉलम्स हैं -1, 7 -1 6 होना चाहिए। और देख लो आप 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ही हैं। इसका मतलब इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन पॉसिबल है और आपने ठीक से सेल की फिलिंग की है। तो अब क्योंकि ये हमारे पास कोस्ट थी, ये यूनिट्स निकल आई, कोस्ट हमारे पास ये दी हुई है ना, ये देखो हर सेल की कोस्ट हमारे पास दी हुई है 19 30 50। अब जिस जिस सेल में आपने फिलिंग की है, जैसे आपने फिलिंग की है 5 x11 में 5, तो आप यहाँ पे जिस जिस सेल में की है वहाँ x11 में आपने 5 की है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 की है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 6 की है, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 की है, यहाँ पे आपने 4 की है और यहाँ पे आपने 14 की है ना, ठीक है, ये की है। तो अब आप इसको मीन्स ये xij आपने निकाला और ये cij है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 70 से किया, प्लस 14 को 20 से किया, तो आपके पास टोटल कोस्ट आ जाएगी, आपके पास टोटल कोस्ट आ जाएगी। तो टोटल कोस्ट कैसे निकलेगी हमारे पास, 5 को हमने 19 से किया, 2 को हमने 30 से किया, 6 को हमने 30 से किया, प्लस 3 को हमने 40 से किया, 4 को हमने 70 से किया, प्लस 14 को हमने 20 से किया, तो हमारे पास टोटल कोस्ट जो आएगी वो 1015 आ गई। सो दिस इज द मिनिमम कोस्ट, this is the minimum cost. So this method is known as northwest corner method for finding the initial basic feasible solution of a transportation problem. Start with the first cell, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करके मैक्सिमम जितना देना है उतना देते जाओ। रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी, चाहे अवेलेबिलिटी फिल हो रही है चाहे रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपने दोनों को साथ साथ लेके चलना है, बिकॉज वी नो दैट समेशन AI इज इक्वल टू समेशन BJ। इसके और एग्जाम्पल्स बुक्स में से जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम ले लो और उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ओके।